हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप आप तमाम विद्यार्थी का यूनिक पब्लिकेशन के इस मंच पर स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, यदि आप भविष्य को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं तो आपको टेक्निकल हैंड होना होगा, और टेक्निकल हैंड के लिए यदि सुयोग्य शिक्षक के माध्यम से एक अच्छे सरकारी स्कूल में आना है तो आइए इस प्रतियोगिता परीक्षा के दौर में इसकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए उस मंच को चुनना है जहां न्यूनतम समय में बेहतर सागर में सागर की सुविधा उपलब्ध हो। क्योंकि PYQ तो हर जगह उपलब्ध है, लेकिन क्या उसका एक्सप्लेनेशन हर जगह उपलब्ध है? यदि ये है तो क्या वो स्तरीय है? क्या एक्सप्लेनेशन के माध्यम से हर एक प्रश्न पर 4 से 6 क्वेश्चन की जानकारी मिलती है? यदि मिलती है तो जरूर जुड़िए उन कोचिंग से भी, और नहीं तो मुझे नहीं लगता कि यूनिक भारती का ये कोई टक्कर है। आइए इससे जुड़े, और आपको ज्ञात है कि आज हम लोग को क्या पढ़ना है। आज आपको 3/4/2024 के प्रश्नों को देखना है, जहां ज्ञात है कि मैं SK कश्यप आपको सामाजिक अध्ययन का प्रश्न पढ़ाता हूं, जहां 71 नंबर से शुरुआत होती है। पहला प्रश्न है, उत्तम आशा अंतरीप की खोज किसने की? अब आइए इस खोज के प्रत्येक प्रश्नों को बेहतर तरीके से देखें। उत्तम आशा अंतरीप, समस्या प्रश्न क्या है? उत्तम आशा अंतरीप है। उत्तम आशा अंतरीप कहां पर पड़ता है? तो पहला जानिए, ये दक्षिण अफ्रीका में। कहां है? तो ये दक्षिण अफ्रीका का तट है। दक्षिण अफ्रीका का तट है किसका? तो हिंद महासागर का। हिंद महासागर का ये तट है। नंबर 1। इसकी खोज कब हुई? इसकी खोज हुई कब? 1487 ईस्वी में। किसने किया? तो बार्थोलोमेव डियाज के द्वारा किया गया। और यही खोज ने भारत का रास्ता, जो कहते हैं भारत की खोज की जा रहा था, यदि ये खोज नहीं होता तो शायद वास्को डी गामा 1498 में भारत का कालीकट नहीं पहुंच पाता। मैगलन का क्या संबंध है भाई? तो मैगलन 1519 में विश्व का मैगलन विश्व का पहला व्यक्ति था जिसने जल मार्ग से पूरे विश्व का चक्कर लगाया। कोलंबस कौन था? तो कोलंबस 1492 में USA की खोज करने वाला। अब गिनिए, यदि आप गिनती गिने देखें एक प्रश्न पर कितने सवाल का कम से कम 7-8 क्वेश्चन को आप बेहिचक बड़े आसानी से हल कर दिए। अगला सवाल पर आइए। चुरामन राय का तो ऐसे संबंध समान अवस्था में पूछे जाएगा। यदि विकल्प नहीं हो तो विद्यार्थी का एक लाइन का जवाब आएगा कि चुरामन राय क्या है, तो चुरामन राय का संबंध किससे होता है? तो विद्यार्थी को पूछे। वो सभी विद्यार्थी जो अध्ययन करते हैं तो कहेंगे चुरामन राय मतलब जाट विद्रोह। चुरामन राय जाट विद्रोह का नेता है। खैर यहाँ पर चुरामन राय जिस प्रकार दिया है, चेरो विद्रोह जो 1800 ईस्वी में होता है, चेरो विद्रोह का नेता है 1800 ईस्वी में। चेर के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि मूलतः झारखंड के पलामू क्षेत्र का निवासी था, जो बिहार के एक बड़े भाग पर राज स्थापित किया। कोल विद्रोह 1831 झारखंड में ही हुआ, जिसका नेतृत्व जो है बुद्धो भगत के द्वारा किया गया। चुआर विद्रोह, ये भी महत्वपूर्ण विद्रोह में आता है। चुआर विद्रोह कब होता है? तो 1766 में होता है, जिसका नेतृत्व कौन करता है? तो दुर्जन सिंह के नेतृत्व में चुआर विद्रोह हुआ। कोल विद्रोह पर आप देखिएगा PYQ में किसी वर्ष क्वेश्चन पूछे हुए हैं। चेरो विद्रोह पर एक से अधिक बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं। चुआर विद्रोह भी क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। अगला है संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र की महासभा को क्या बोलते हैं? महासभा को संयुक्त राष्ट्र संघ की विधायिका कहा जाता है, जिसकी बैठक प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में होती है। और इसकी जो महासभा की जो बैठक होती है, तो प्रत्येक वर्ष
अपने में से किसी एक को अध्यक्ष चुनता है, अर्थात कार्यकाल 1 साल का होता है। और इसके 1953 वर्ष को याद कीजिए, 1953 में इसकी पहली 1953 में पहली महिला अध्यक्ष कौन रही? तो भारत की थी। नाम क्या है? विजय लक्ष्मी पंडित। अब ये 5 साल क्या है भाई? तो 5 साल जो है यूएनओ का जो महासचिव होता है, तो महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वर्तमान में कौन महासचिव है? तो वर्तमान में एंटेनियो गुटेरस कहाँ के हैं? तो पुर्तगाल के हैं। आज 4 साल क्या होता है? तो जब जोड़ना है जोड़ लो, 4 साल। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल, और 2 वर्ष क्या है भाई? तो जोड़ो, प्रत्येक दूसरा वर्ष राज्यसभा के 1/3 सदस्य का चुनाव होता है। अरे प्रश्न बनाने के लिए तो हर जगह प्रश्न बन सकता है, हर लाइन कहीं न कहीं सवाल जवाब के रूप में आ सकता है। बस आपकी बेहतर क्षमता, बेहतर दक्षता, बेहतर सोचने की क्षमता, बौद्धिकता और बौद्धिकता को बढ़ाने, आपकी क्षमता को उत्कर्ष पर पहुंचाने के लिए यूनिक पब्लिकेशन सदैव समर्पित है, अपने बुक के माध्यम से और अपने टीचर के माध्यम से ना। हाथ में यूनिक पब्लिकेशन का बुक हो और प्रीवियस ईयर का मॉडल सेट क्वेश्चन हो, जहां अपने आप को परीक्षण करना है, देखना है कि मेरी नॉलेज, मेरी योग्यता, मेरी दक्षता कहाँ है, और जहां कठिनाई हो तो शिक्षक भी आपके सामने उपलब्ध हैं। ऐसी सुविधा और कहां है ना। रॉलेट एक्ट, देखिए ये रिपीट क्वेश्चन है। रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी ने क्या कहा था? रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी के द्वारा काला कानून कहा गया। क्या कहा गया? महात्मा गांधी के द्वारा काला कानून कहा गया। भारत की राष्ट्रीयता अर्थात राष्ट्रवाद की भावना को समाप्त करने के लिए इसको लाया गया था, जिसमें 2 वर्ष तक बिना किसी मुकदमा चलाए कारागार में रखा जा सकता था। तो रॉलेट एक्ट कब आया? 1919। अब आइए 1911 में क्या हुआ? तो 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। किसके सम्मान में हुआ? तो जॉर्ज पंचम के सम्मान में हुआ। 1914 में क्या हुआ? तो 1914 से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 से हुई। 1909 में क्या हुआ? तो 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट 1909 में आया। अगले सवाल पर नजर डालिए। बाराबंदी मतलब क्या? समान अवस्था बोलते हैं घेराबंदी, बाउंड्री वॉल। बाराबंदी मतलब घेराबंदी, बाउंड्री वॉल कब से शुरू हुई? तो लगभग 1450 ईस्वी से शुरू हुई। किस लिए हुई? तो भेड़ पालन, ऊन उद्योग की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भेड़ को चारा के लिए घास चाहिए था। तो जो किसानों की छोटे कमजोर किसानों की भूमि थी, उसे बड़े बड़े भूमिपतियों ने कब्जा कर लिया। जिसकी लाठी उसकी भैंस, मत्स्य न्याय का सिद्धांत चला और इंग्लैंड की सरकार ने इन जमींदारों के पक्ष में ही 19वीं शताब्दी में संसदीय अधिनियम का निर्माण किया कि जो इन लोगों ने किया सही किया है, क्योंकि राष्ट्र के विकास की प्राथमिकता होगी तो बड़े बड़े खेतों को इंग्लैंड से शुरू होती है। जर्मनी का एकीकरण कब होता है? 1871 में। कौन करता है? तो बिस्मार्क। रूस की
बॉल्शेविक क्रांति, रूस की बॉल्शेविक क्रांति, बॉल्शेविक क्रांति कब होती है? तो 1917 में किसने किया? तो लेनिन के द्वारा। फ्रांस की क्रांति कब होती है? 1789 में, जिसमें स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता, समानता और बंधुत्व पूरे विश्व को प्राप्त होता है। प्रश्न एक है, विकल्प चार है, उस चार विकल्प से आप जो है चार, कम से कम चार से अधिक ही आप 8 क्वेश्चन तक उसको विकल्प को क्वेश्चन के रूप में बदलते हुए उस विकल्प को उत्तर के रूप में तैयार करना है। तो आइए यूनिक भारती के इस बुक को हाथ में रखें और एक्सप्लेनेशन को देखें, आपको कितनी लाभ होती है। न्यूनतम निवेश में अधिकतम रिटर्निंग प्राप्त होगा। अगला सवाल पर आइए। एल नीनो, एल नीनो क्या है? महासागरीय धारा है। महासागरीय धारा है। कैसी धारा है? तो गर्म धारा है। ये धारा कहां उठती है? प्रशांत महासागर में। लेकिन ये धारा भारत के मॉनसून को, भारत के मॉनसून को प्रभावित करती है। मॉनसून को प्रभावित करती है। यदि धारा गर्म हो जाती है थोड़ी सी ज्यादा तो भारत में वर्षा कम होती है। हर महासागर में कुछ ठंडी धारा होती है तो कुछ गर्म धारा होती है। आइए आज गर्म धारा की बात है तो हिंद महासागर की गर्म धारा है अगुलहास। अटलांटिक महासागर की गर्म धारा है गल्फ स्ट्रीम। और आर्कटिक महासागर की तो बर्फ की चादर है। ये क्या है? ये बर्फ की चादर है। अब ये बर्फ की चादर वायु प्रदूषण से पिघल जाए, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक उष्णता से पिघल जाए तो पूरे विश्व पर जीवन की संभावना समाप्त हो सकती है। ग्लेशियर के पिघलने और डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ आने का कारण ग्लेशियर, ग्लेशियर मतलब क्या हुआ? बड़े बड़े हिमखंड। ग्लेशियर जब बोला गया तो ग्लेशियर क्या हुआ? बड़े बड़े हिमखंड को ग्लेशियर कहा गया। आर्कटिक, आर्कटिक और अंटार्कटिका, और अंटार्कटिका ये क्या है? विश्व के दो सबसे बड़े ग्लेशियर हैं। भारत में आप पढ़ते हो ना, सियाचिन नाम सुना होगा। सियाचिन वो भी क्या है? ग्लेशियर। तो ग्लेशियर कैसे पिघलता है? गर्मी से। ग्लेशियर के पिघलना, जब ग्लेशियर पिघलेगा तो पूरे विश्व में लगभग 2 मीटर, एवरेज 2 मीटर वर्षा पानी से भर जाएगा। पूरा विश्व 2 मीटर पानी का क्षेत्र होगा। जब न कृषि फसल होगी, न आपके घर से बाहर निकल पाएंगे, छत पर रहेंगे, भोजन क्या करोगे? तो आपकी जीवन समाप्त हो जाएगी। धरती पर जीवन समाप्त। वो क्यों बर्फ पिघलेगा? अब बोलो, ध्वनि प्रदूषण से हम बोलेंगे, आवाज करेंगे तो उससे ध्वनि प्रदूषण से बर्फ नहीं पिघलती। जल प्रदूषण से पानी पीने लायक नहीं होता है। आर्सेनिक बीमारी, आर्सेनिक रहने से उसमें कैंसर सहित अन्य प्रकार की बीमारी। लेकिन वायु प्रदूषण, क्योंकि वायु की ही, क्या बोलते, ग्लोबल वार्मिंग है क्या? ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक उष्णता पढ़ते हैं ना, CO2, CH4, H2O, N2O, ये सब जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये गैस है, वायु है, जो पृथ्वी की गर्मी को बढ़ा रहा है। तो ये सबको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस यही पृथ्वी की तापमान में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। और तापमान जब बढ़ता है तो क्या होगा? ग्लेशियर पिघल जाएगा और जीवन संकट में आ जाएगा। आंसर क्या हो गया? वायु प्रदूषण। भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण, भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी, वो कौन सी संस्था है जो आपके गांव गांव तक बीपीएल धारकों को भोजन की सुविधा, चावल, दाल, गेहूं, 80 करोड़ लोग, भारत में एक दो नहीं, भारत में एक दो नहीं, आज की दौर में क्या है, 80 करोड़ लोगों को सरकार निःशुल्क
निःशुल्क खाद्यान्न 80 करोड़ लोगों को सरकार जो है निःशुल्क खाद्यान्न की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। निःशुल्क खाद्यान्न। अब वो खाद्यान्न तो कहीं कोई खरीदता होगा, कोई जमा करता होगा, तब ने वो जन वितरण प्रणाली के माध्यम से आप तक पहुंचता है। तो वो कौन करता है? भारतीय खाद्य निगम, जिससे सामान अवस्था में आप लोग एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जानता है। 1965 में इसकी स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। ट्राइफेड जिसकी स्थापना कब होती है? तो 1987 में। नेफेड की स्थापना कब होती है? तो 1958 में। ये दोनों जो है बाजार, कृषि फसल को, ये दोनों जो है बाजार उपलब्ध कराता है। किसको? कृषि फसल को। कभी आपने सोचा कि मुजफ्फरपुर की शाही लीची, दीघा का आम, मालदा आम आखिरकार अरब से लेकर यूरोप के बाजार तक कैसे पहुंचता है? यूरोप वाले को कैसे मालूम कि यहाँ का लीची बड़ा ही बेजोर होता है, बड़ा रस भरी होती है? तो वो मार्केटिंग की सुविधा यही नेफेड उपलब्ध कराता है। उसी प्रकार आदिवासियों के जो प्रोडक्ट हैं उसे मार्केट की सुविधा ट्राइफेड उपलब्ध कराता है ना। लौह अयस्क को गलाने के लिए, देखिए अब लौह अयस्क को गलाने के लिए ऊर्जा चाहिए, ताप चाहिए, और ताप भारत का सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ताप विद्युत अर्थात कोयला। अब यहां देखिए सभी का सभी ये कोयला है। एंथ्रासाइट में 90% प्लस से 90% से ज्यादा जो है कार्बन होता है। बिटुमिनस से 60% प्लस कार्बन होता है। लिग्नाइट में 40% प्लस, और यहां पर क्या होता है? 40% से कम। 40% से कम। ये सबसे उत्तम कोटि का, ये सबसे उत्तम कोटि का, ये जो है मध्यम कोटि का, ये निम्न कोटि का कोयला होता है। लेकिन लोहा को गलाने में सबसे उपयोगी होता है बिटुमिनस। सेकेंड ग्रेड का ये भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। भारत में ये प्रचुर मात्रा में, क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस प्रक्रिया इससे सबसे बेहतर होती है। ब्लास्ट फर्नेस की प्रक्रिया जो है इसमें सबसे बेहतर होती है बिटुमिनस। एंथ्रासाइट से बिजली निर्माण में एंथ्रासाइट का प्रयोग होता है। एंथ्रासाइट में बिजली निर्माण में एंथ्रासाइट का प्रयोग करते हैं। ये उत्तम कोटि का कोयला होता है। तो सभी कोयला का अलग अलग रूप हो जाता है। चिपको आंदोलन, देखो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पहले भी क्वेश्चन ये पूछा गया है, अर्थात रिपीट क्वेश्चन है। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1973 से होती है। कहां से होती है? तो उत्तराखंड से। कहां से होती है? तो उत्तराखंड से होती। उत्तराखंड में कहां होती है? तो चमोली से होती है। क्यों होती है? तो इसका काम क्या है? वृक्ष संरक्षण, या लिख सकता है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण के लिए इसे प्रयोग में लाते हैं। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? यहां तो जो विकल्प तो कर ही रहे थे। इसके अलावा चंडी प्रसाद भट्ट, क्या नाम है? चंडी प्रसाद भट्ट कर रहे थे। और कौन कर रहे थे? तो गौरा देवी। गौरा, और कौन कर रहे थे? तो गौरा देवी। सुंदरलाल बहुगुणा। छठा क्लास में ही जब आप पढ़ते हैं तो इसके बारे में, सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में मिलता है कि इस प्रकार सुंदरलाल बहुगुणा ने चमोली के क्षेत्र में वो अपने एग्जाम देने जा रहे थे। एग्जाम को छोड़कर जब वृक्ष की कटाई को रोकने के लिए विरोध करने आए, और इन्होंने इस गांव के लोगों को संगठित किया ताकि हिमालय को संरक्षण दिया जा सके, हिमालय को बचाया जा सके। मुंबई हाई जो है यहाँ 1976 से पेट्रोलियम 1976 से पेट्रोलियम उत्पादन होती शुरू हो चुकी होती है। इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? तो ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के द्वारा इसकी
खुदाई की जा रही है। पेट्रोलियम उत्पाद, ये मुंबई में जो तट है, मुंबई तट से लगभग 160 किलोमीटर दूर के क्षेत्र में यहाँ खनिज तेल की खुदाई हो रही है। तेल शोधन कारखाना के बारे में भारत का ही नहीं, सबसे बड़ा जो है जामनगर गुजरात के क्षेत्र में, ये भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना जामनगर निजी क्षेत्र का है। बगल में सरकारी क्षेत्र में मथुरा, और बिहार में कहाँ है? बरौनी। बिहार में बरौनी में तेल शोधन कारखाना है ना। संसार की सबसे ऊंची सड़कें, अब तो कोई बदल गया, लेकिन क्वेश्चन कब का है? क्वेश्चन 2024 का है, क्योंकि लगातार परिवर्तन भी होता रहता है। परिवर्तन तो समाज का शाश्वत नियम है। यदि हम आज की बात करें तो आज जो है वर्तमान समय में जो है वो मिगला, वर्तमान समय में मिगला, यहां पर सड़क मार्ग बना है, 52 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग बना है। अब देखो, संसार की जो सबसे ऊंची सड़क है लद्दाख का उमलिगा है, जो 19,300 फीट की ऊंचाई पर है, और मिगला जो बन गया है 19,400 फीट की ऊंचाई पर बना है। 400 फीट की ऊंचाई पर बना है, 400 फीट की ऊंचाई पर बना है। उमलिगा दर्रा जो है ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन तो 2024 का है, ध्यान रखो कि 2026 में जब क्वेश्चन आया, 2026 में जब क्वेश्चन आया तो हमको उत्तर क्या देना होगा? मिगला। शिमला से लेह मार्ग में जो है क्या है? अटल टनल जो है ये शिमला से लेह मार्ग के बीच पड़ता है। कश्मीर से लद्दाख में जो जुड़ता है वो जोजिला दर्रा से जुड़ता है। ताकि यहां पर उत्तर आज की तारीख में तो बदल जाएगा, लेकिन तब के क्वेश्चन के हिसाब से ये उत्तर है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? बोलो, कोयला आज है, कोयला का लगातार आप खोज करोगे, कोयला का लगातार आप खुदाई करोगे तो कोयला तो खत्म हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश से बिजली बनाते हो, आज भी उतना प्रकाश है, कल भी हमारे प्रकाश पास उतना ही उपलब्ध होगा। या सूर्य के प्रकाश से आप सौर प्लेट लगा करके उससे ऊर्जा तैयार कर लेते हो, उसके सूर्य की रोशनी में कोई कमी नहीं आती है। जो कभी भी समाप्त नहीं होगा उसे कहते हैं नवीकरणीय। क्या है? जो कभी भी समाप्त नहीं होगा, आज भी है और कल भी रहेगा, आज भी है और कल भी रहेगा। कल भी था, गाना है ना, 100 साल पहले मुझे तुझसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो ही हाल नवीकरण ऊर्जा में है, कभी समाप्त होगा ही नहीं। सौर प्रकाश कभी समाप्त होगा? जल, आप पढ़ते हैं जल समझे, जल ना तो समाप्त होता है ना विनाश होता है। अब देखो क्या करो, कर दो, लिख दो यहां पर, ये है जल ऊर्जा, ये है सौर ऊर्जा, ये है पवन ऊर्जा, ये है बायोमास ऊर्जा, जो कि इसमें आता है अनवीकरणीय, जिसका भंडार सीमित है। अनवीकरणीय मतलब क्या हुआ? जिसका भंडार सीमित है, आज है कल नहीं रहेगा, आज है कल नहीं रहेगा। इसमें क्या होगा? कोयला और जुड़ो, अरे नाम की याद रखना है, पेट्रोलियम, इसमें जुड़ते चलना है। पेट्रोलियम आज है कल समाप्त हो जाएगा। लकड़ी आज है कल समाप्त हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन देखिए पहले भी पूछा जा चुका है। यही तो
लाभ है जब आप पी बाई क्यू बनाते हो तो उससे क्या होता है कि यदि आप 15-20 पी बाई क्यू बनाकर जाते हो एग्जामिनेशन हॉल में तो आप पाओगे कि कम से कम तो न्यूनतम भी 4 से 5 क्वेश्चन अर्थात 20 से 25% क्वेश्चन तो यूं ही आपका हल हो जाएगा। केवल आंसर को यहां पर याद रहेगा उससे ही, और जो एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है उससे कितना लाभ होगा ये तो अनुमान लगा सकते हो। समवर्ती सूची हमारे क्या थे आपको किस्सा संविधान की 7वीं अनुसूची में, संविधान की 7वीं अनुसूची में, संविधान की 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची, कौन सा अनुसूची? 7वीं अनुसूची में शक्ति को, केंद्र राज्य के बीच की शक्ति को 3 भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं संघ सूची जिसमें मूल संविधान में 97, वर्तमान में 100। दूसरा को बोलते हैं राज सूची जिसमें मूल संविधान में 66, वर्तमान में 61। तीसरा होता है समवर्ती सूची, मूल संविधान में 47, वर्तमान में 52 विषय रखा गया है। उस पर कानून संसद बनाएगी, इस पर कानून विधानमंडल बनाएगा, इस पर कानून दोनों मिलकर बनाएंगे। कहां से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। कनाडा से? तो चलो ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। अब आ जाओ कनाडा से, तो कनाडा से संघ सूची और राज सूची ये लिया गया कनाडा से। पेरू से कुछ नहीं लिया गया। अफ्रीका से अनुच्छेद 368 अर्थात अफ्रीका से अनुच्छेद 368 अर्थात संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई? तो दक्षिण अफ्रीका से। अलग अलग देश के आपने पढ़ा होगा कि भारतीय संविधान क्या है? वो भानुमति का पिटारा है, कहीं का ईंट कहीं का पत्थर को जोड़कर विश्व के अलग अलग 10 देश की संविधान की विशेषता को इसमें शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है, कितनी अनुच्छेद है? जब संविधान बनाया गया था तब भी उसमें 395 अनुच्छेद, वर्तमान 395 अनुच्छेद। इसके अलावा जब संविधान बना था तो उसमें कितनी थी? उसमें सब संविधान बना तब उसमें 395, चलो फिर से लिखो, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग था। वर्तमान समय में, फिर वर्तमान पर आ जाइए, एक तो हुआ मूल, तो वर्तमान समय में अनुसूची की संख्या 12 हो गई है। कितना? 12 हो गई है। भाग की संख्या 22 प्लस 3 वो जो और है, अर्थात कुल संख्या 25 हो गई है। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? तो संविधान सभा के द्वारा। किसने किया? तो संविधान सभा के द्वारा। संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो 26 नवंबर। कब बनकर तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ है ना। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की स्वीकृति। अब देखो वर्तमान में, फिर यहां पर ध्यान रखना है कि मई 2026 तक उत्तर क्या हो जाएगा? न्यायाधीशों की कुल संख्या 34, 33 अन्य न्यायाधीश प्लस 1 34, लेकिन 2026 में इसको कर दिया गया है 37 प्लस 1 अर्थात 38। प्रश्न कब का है? तो प्रश्न है 2024 का। न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कौन तय करेगा? तो ये संसद के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। संसदीय अधिनियम के माध्यम से इसकी संख्या को निर्धारित की जाएगी। तो वर्तमान में यदि पूछेगा
तो उत्तर 38 देना है, लेकिन 2024 का क्वेश्चन है तो हमें 24 के आधार पर उत्तर देना है। तो उत्तर देना है, ये तो 24 में क्या था सो बतला दिया गया, और 2026 बस अभी तो मई चल ही रही है, अभी मई समाप्त भी नहीं हुई है। तो जब मैं आपके सामने रख रहा हूं तब तक इसकी संख्या बढ़ चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय कहां है? तो दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय कहां है? सर्वोच्च न्यायालय कहां है? तो सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1950 में हुई। इसे पहले संघीय न्यायालय के नाम से जानते थे। विद्यार्थी यदि आप चाहते हैं निश्चित सफलता, प्रामाणिक सफलता, बेहतर स्कूल में एडमिशन, ताकि बेहतर नॉलेज मिले, आप में दक्षता हो, उसके लिए आपको क्या करना होगा? क्योंकि पुस्तक और ये जीवन का सबसे सफल मित्र होता है, सबसे वफादार मित्र होता है, जो केवल आपको उचित दिशा निर्देश करता है। यदि हाथ में यूनिक पब्लिकेशन की बुक हो, प्रीवियस ईयर मॉडल सेट का क्वेश्चन हो, आवश्यकता अनुसार, योग्यता के आधार पर, दक्षता के आधार पर सही मार्गदर्शन के लिए एक्सप्लेनेशन की सुविधा उपलब्ध हो, तो और क्या चाहिए? सोने पे सुहागा। अरे एक किताब जब खरीदते हो तो केवल किताब से उसके आंसर ही नहीं, बल्कि हर क्वेश्चन से भिन्न भिन्न प्रकार के उत्तर जानकारी, नए नए क्वेश्चन की जानकारी, नया क्वेश्चन बना करके उत्तर देने की जानकारी, आम काम और गुठली का दाम, यही है यूनिक पब्लिकेशन का नाम। तो आइए इस किताब को हाथ में लें और अपनी सफलता का मार्ग प्रशस्त करें। कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं, भारत के नागरिक के कौन सी स्वतंत्रता नहीं दी गई है? सरकार की आलोचना करना तो देखते दूरदर्शन से लेकर रोज दिन जो है सो, या जो सड़क पर जुलूस चलती है तो हाय हाय और मोदी मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, तो प्रदर्शन करने, सरकार की आलोचना करने का आदेश सब नागरिकों को है ना? तो नागरिकों को है। सशस्त्र विद्रोह में देखो अनुच्छेद 19 का बी नंबर कहता है कि आप सभा प्रदर्शन करें, लेकिन शक्ति प्रदर्शन नहीं, लेकिन शक्ति प्रदर्शन नहीं करना है। ये एकदम स्पष्ट रूप से 19(2) में लिखा हुआ है। हथियार के साथ, गोला बारूद के साथ, बंदूक पिस्तौल के साथ आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। प्रदर्शन सरकार बदलने के लिए, आंदोलन तो आखिर रोज सरकार बदलती है। बंगाल से लेकर देखो कितनी सरकार, केरला में सरकार बदल गई, वो तो आपका अधिकार है। संविधान की केंद्रीय मूल्यों का विरोध आप विरोध कर सकते हैं। मेरी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, और जो मुझे अच्छा नहीं लगता है उसका विरोध करेंगे, लेकिन उसका एक निश्चित आधार होनी चाहिए। सरकार को, पुलिस को उसका इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने का अधिकार नहीं है। निर्वाचन में राजनीतिक दलों की आचार संहिता, आपने सुना होगा कि आचार संहिता लागू हो गया। कब लागू होता है? तो चुनाव की घोषणा के साथ ही, चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। कब तक? जब तक कि चुनाव समाप्त न हो जाए, जब तक कि चुनाव समाप्त न हो जाए। समाप्त हो नहीं जाता है तब तक लागू रहता है। आदर्श आचार संहिता के तहत क्या होता है? धनबल, पैसा के बल पर वोट नहीं खरीदना है। बाहुबल, भय दिखाकर वोट नहीं प्राप्त करना है। जाति के आधार पर वोट मांगना नहीं है। धर्म के आधार पर वोट की मांग नहीं करना है। जाति धर्म के आधार पर विभाजन नहीं हो, निष्पक्ष चुनाव हो, स्वतंत्र चुनाव हो। इसके लिए निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 324 के आधार पर किया जाता है। यह कैसी संस्था है? यह एक संवैधानिक संस्था है।
निर्वाचन आयोग, अभी वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त, वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार है। संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों संसद के अंग होते हैं। संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? लोकतंत्र, परिभाषा याद है ना, अब्राहम लिंकन का, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल। याद है परिभाषा सिले का? लोकतंत्र जिसमें सभी जनता का भाग होता है। तो लोकतंत्र सर्वोत्तम, क्योंकि हमारी एक सरकार, हमने चुना, हम सरकार को हटा सकते हैं, सरकार के भागीदार हम हैं, हम स्वयं चुनाव लड़के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, विधायक, एमपी, एमएलए बन सकते हैं, सरकार हमारी। निर्णय में क्या होता है? शासन कहते हैं, क्योंकि ये जनमत पर आधारित होती है। राजनीतिक चेतना का अभाव नहीं, यहां तो कम पढ़े लिखे लोग भी, रिक्शा चालक और मजदूर को भी पता है कि हमारे लिए कौन अच्छी सरकार होगी, किसको हमें वोट देना है। तो यहाँ तो राजनीतिक चेतना उच्च स्तर पर, राष्ट्रीयता, हम भारत के लोग, भारत भारतीयता के आधार पर हम मतदान में हर समय भाग लेते हैं। हर समय हर नागरिक चाहता है कि हमारा देश सशक्त, मजबूत, समृद्ध हो। और अंतिम सवाल जो है, लोकतंत्र के विकास के तीसरे चरण में क्या मानता है? तो पहले ये जानो कि प्रथम चरण में क्या मिली, और बाद में तीसरा चरण जी। तो प्रथम चरण में मिला नागरिक स्वतंत्र राजनीतिक, और प्रथम चरण में क्या है? राजनीतिक प्लस नागरिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता। चलो द्वितीय स्टेज में क्या मिला? द्वितीय स्टेज में मिला सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। द्वितीय स्टेज में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्लस औपनिवेशिक राज से मुक्ति, गुलामी से मुक्ति, औपनिवेशिक राज्य से मुक्ति। और थर्ड चरण में क्या मिला? राजनीतिक और आर्थिक समानता। तो लोकतंत्र के विकास के तीन पहलू, लोकतंत्र के विकास के तीन पहलू। पहला पहलू है 1920 ईस्वी तक, दूसरा है 1970 ईस्वी तक, और तीसरा है 1970 के बाद। अभी का जो दौर है, हमें आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए, हमें आर्थिक समानता चाहिए, उसका दौर है। और विद्यार्थीगण आपके सामने देखो 20 क्वेश्चन, क्या 20 क्वेश्चन हल हुआ? या हर क्वेश्चन पर एवरेज 5, 20-25-100, अर्थात आपके पास जो निवेश किए समय का, और निवेश करना है इस बुक का, किसका? यूनिक पब्लिकेशन का बुक का, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। तो न्यूनतम निवेश में अधिकतम रिटर्निंग हो, हाथ में यूनिक पब्लिकेशन का बुक हो, जिसके माध्यम से आप पहले अपने आप को आप तौले कि हम कितना पढ़ा, कितना मुझ में दक्षता है, उसके बाद फिर एक्स्ट्रा नॉलेज कितना हम ले सकते हैं, जितना आपकी कैपेसिटी है। देखो यहाँ पर वो सारी सुविधा है, लेकिन इतना से ही संतुष्ट नहीं होना है। संतुष्टि के स्तर को और इच्छा, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए देखिए आपको जुड़ना है यूनिक टेस्ट पास से, ताकि हमने जो अध्ययन किया, हमने जो एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया, क्या वाकई में हम उसे ग्रहण कर सके। तो पहले उसको टेस्ट के माध्यम से देखें। बस क्या करना है, उसके लिए आपको एक जो है एप्लीकेशन यूनिक ज्ञान ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना है। कहां से? प्ले स्टोर। और यदि फिर भी दिक्कत हो तो वहां आपके लिए देखिए हेल्पलाइन नंबर है, नंबर से तो आप फोन करना आता ही है, फोन कीजिए, उससे जुड़िए और अपने आप को बेहतर बनाइए और बेहतर बनाइए, ताकि जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठें तो सभी प्रश्न को बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ हल कर सकें। तो आइए विद्यार्थीगण, आज की सेशन को, आज की सभा को यहीं पर विराम देते हैं। ये कोई फुल स्टॉप नहीं है, ये निरंतरता के साथ चलने वाला, पुनः कल अगले सेट में अगले प्रश्नों का पिटारा लेकर
नई जानकारी को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।